हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जी हां, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही है। इसका लाभ उठाइए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का दूसरा पाठ शुरू कर दिया है। नाम है कविता की परख। लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आशा करती हूं आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, जिसमें कविता की व्याख्या, जीवन परिचय और दूसरा था हमारा प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम करेंगे कविता की परख के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों का नियम एक बार फिर से आपको बता देती हूं कि प्रश्न एक रहेगा आपके सामने, उसके विकल्प रहेंगे चार विकल्प में से आपको सही उत्तर चुनना होगा और आपको कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। जैसे पहला प्रश्न आया है, कविता की जो परख है उसके लेखक कौन है। तो कविता की परख के लेखक कौन है, आप क्या लिख देंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अभी हम लिख लेते हैं, बाद में और लिख लेंगे। यदि आपको पहले का उत्तर देना है तो कविता की परख के लेखक कौन है, ये तो आपको सबको पता ही होगा, फिर भी हम विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया है सत्यजीत राय, चौथा दिया है कुमार गंधर्व। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, का। तो आप लिख सकते हैं पहले का उत्तर ए। ठीक है, ABCD में आप उत्तर दे सकते हैं। तो सही जवाब है ए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है, बड़े ध्यान से सुनना, सोचना, उसके बाद जवाब देना। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है। पहला दिया है सत्यजीत राय, दूसरा दिया है सूरदास, तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल और चौथा दिया है कृष्ण कुमार। बताइए। तो भ्रमर गीत सार सिर्फ भ्रमर गीत नहीं है। यदि अकेला भ्रमर गीत होता तब हम सोच सकते थे कि यह है सूरदास जी का, क्योंकि भ्रमर गीत अकेला है सूरदास जी का, लेकिन ये भ्रमर गीत सार है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो दूसरे का उत्तर आ जाएगा सी। अब चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। तीसरे की तरफ चलते हैं। कविता की परख का संपादन किसने किया। अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छा आया है बेटा। कविता की परख रचनाकार कौन है या कवि कौन है ये नहीं पूछा है। प्रश्न आया है कविता की परख का संपादन किसने किया। तीसरे प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। पहला दिया है हरिशंकर परसाई, क्योंकि किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। रचना तो रामचंद्र शुक्ल जी ने की है, लेकिन संपादन किसने किया है। संपादक, संपादन, एडिटिंग, एडिटर, ठीक है। तो पहला दिया है हरिशंकर परसाई, दूसरा दिया है नामवर सिंह, तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि वो भी संपादक तो थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रचना भी की और संपादन भी किया। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कविता की परख का संपादन हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नामवर सिंह, मतलब तीसरे का उत्तर है बी। याद रखिएगा, कविता की परख के कवि तो हैं रामचंद्र शुक्ल, कवि, ठीक है, लेकिन बात जब की जाए संपादन की तो वो किया है नामवर सिंह ने। ठीक है, ठीक है, तीसरे का उत्तर आया हमारा बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न, कविता का उद्देश्य क्या होता है। कविता का उद्देश्य क्या होता है। पहला दिया है हृदय पर प्रभाव डालना, दूसरा
मन को उद्विग्न करना। तीसरा, घृणा उत्पन्न करना। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। कविता का उद्देश्य क्या होता है? हृदय पर प्रभाव डालना, मन को उद्विग्न करना। उद्विग्न मतलब अशांत करना। उद्विग्न हूं मैं, आज बहुत बेचैन हूं मैं। तो क्या कविता का उद्देश्य मन को बेचैन करना होता है, या घृणा उत्पन्न करना होता है, या इनमें से कोई है ही नहीं? तो कविता का उद्देश्य हृदय पर प्रभाव डालना ही होता है, हमने पढ़ा था। तो चौथे का उत्तर होगा ए। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आता है हमारा पांचवा, उपमा क्या है? बहुत अच्छे प्रश्न दिए हैं बेटा, ताकि आप एक एक नंबर के माध्यम से या छोटे छोटे प्रश्नों की सहायता से बड़े प्रश्नों के उत्तर भी लिख सको। ठीक है, आया है उपमा क्या है। पहला दिया है जिससे उपमा दी जाए। दूसरा, एक प्रकार की मिठाई क्योंकि उपमा खाने का भी तो होता है। उपमा कैसे बनता है? हाँ, जो सूजी या रवा आता है उससे बनाया जाता है, नमकीन हलवा, इसलिए यहाँ पर खाने की चीज भी दे दी। या फिर तीसरा दिया है, दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना, समझा दूंगी अभी। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिससे उपमा दी जाए, क्या उपमा वही होता है जिससे उपमा दी जाए? अब मान लो कोई कहे कि कलम क्या है, तो आप कहो जिससे लिखा जाए। क्या यह सही जवाब होगा? एक प्रकार की मिठाई, या फिर जो दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना। कोई भी दो भिन्न पदार्थ हैं, उन दोनों में समानता दिखाना उपमा कहलाता है। तो क्या लगता है आपको, जिसमें उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, या दो हैं अलग अलग पदार्थ लेकिन उनमें समानता दिखाना ही उपमा है, मतलब तुलना करना? तो पांचवे का उत्तर सी लग रहा है हमें, और बिल्कुल हम सही हैं। ठीक है, सी ही इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कविता की परख किसके लिए लिखा गया है? किसके लिए लिखा गया है? पहला दिया है प्रेमियों के लिए, दूसरा दिया है कवियों के लिए, तीसरा दिया है हाई स्कूल के छात्र के लिए, और चौथा दिया है काव्य आलोचकों के लिए। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से नहीं होंगे? एक तो प्रेमियों के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरा हाई स्कूल के छात्रों के लिए होना नहीं चाहिए। तो फिर कविता की परख लिखा किसके लिए है? अब देखो भाई, तो हमने क्या देखा अभी कि प्रेमियों के लिए नहीं, कवियों के लिए। अच्छा, हमने देखा कि प्रेमियों के लिए नहीं है और हाई स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। तो अब आया कवियों के लिए बचा है और काव्य आलोचकों के लिए बचा है। कविता की परख, अब ये तो बड़े मतलब सच में केबीसी वाले ऑप्शंस आ गए यहाँ पर कि 50-50 पाकर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि कविता की परख में कवियों के लिए भी बातें बताई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा काव्य आलोचकों के लिए। काव्य आलोचक मतलब जो ये देखते हैं कि कविता में क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, मतलब जो जांच परख करते हैं। तो फिर किसके लिए है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको क्या लगता है कि कविता की परख रचना है किसके लिए? कवियों के लिए, काव्य आलोचकों के लिए? सिर्फ दो ही विकल्प बाकी हैं। बिल्कुल, जिसने लिखा है काव्य आलोचकों के लिए वो सही जवाब है, क्योंकि नाम तो देखो बच्चे, नाम ही है कविता की परख, कविता की जांच, कविता की पड़ताल। ये काम होता है काव्य आलोचकों का। तो उन्होंने उनके लिए और आसान कर दिया है कि जो भी काव्य आलोचक हैं, जो आलोचना करते हैं, जो समीक्षा करते हैं, वो इन बातों पर और ध्यान दे दें जो कि उन्होंने कविता की परख नामक निबंध में बताई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किसने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया? श्री कृष्ण। पहला दिया है कबीर जी, दूसरा दिया है सूरदास जी, तीसरा दिया है बिहारी जी और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो यदि हम बात करें, हाँ वेरी गुड, हमने रचना पढ़ी है सूरदास जी की। सूरदास जी ने हमेशा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, तो यही जवाब सही है। अब है किंतु सुंदर वस्तु को देखकर हम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जब भी हमें सुंदर वस्तु दिखती है हम हो जाते हैं प्रफुल्ल, हम हो जाते हैं दुखी, हम हो जाते हैं ये कैसी सुंदर वस्तु, आश्चर्यचकित या उपरोक्त सभी। ये भी आपको बिल्कुल जल्दी से जवाब मिल गया होगा कि कोई भी सुंदर वस्तु जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई वस्तु हो, फूल, पत्ती, बेल, जो भी हो, जो सुंदर है वो प्रफुल्लित कर देती है। अगला है तुलसीदास जी की गीतावली में किसका सुंदर वर्णन? ओके, किसका सुंदर वर्णन है? गीतावली लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखी है गीतावली। तो गीतावली में वर्णन किसका है? पहाड़ का है, नदियों का है, चित्रकूट का है या झरनों का है? तुलसीदास जी की रचना गीतावली। अब तुलसीदास जी हैं, थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क को ले जाइए थोड़ा सा तुलसीदास जी वाली रचनाओं में, आपको आंसर इन्हीं में से मिल जाएगा कि गीतावली में पहाड़ का वर्णन होगा, नदियों का वर्णन होगा, चित्रकूट का वर्णन होगा या फिर झरनों का। तो चित्रकूट, चित्रकूट क्या है? हाँ, मिट्ठू को पढ़ाते समय मुझे चित्रकूट याद आया। जब मिट्ठू को, तोता को पढ़ाते थे ना, तो क्या कहते हैं? मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तो चित्रकूट, तुलसीदास, श्री राम, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि गीतावली में चित्रकूट का वर्णन है। अगला प्रश्न है, वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? मतलब जब कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उससे क्या पहचान होती है? पहला दिया है व्यंजना, दूसरा दिया है चकित, तीसरा दिया है व्याख्या, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय की भावों की पूर्ण रूप से हो जाती है चकित, या इनमें से कोई नहीं, हटा देते हैं। अब फिर दो विकल्प आ गए। तो वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है, व्याख्या हो जाती है। यहां भी आ जाएगा व्यंजित, मतलब व्यंजना हो जाती है कि कोई व्यक्ति कैसा है, किस तरह का है, रवैया कैसा है, अंदर से क्या है, छुपा है, या जो कभी कभी कुछ लोग बड़ा शहद डालकर बोलते तो हैं लेकिन मन में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी, ऐसे भी लोग होते हैं। अगला, शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए क्या भूल जाता है? जब वो शोक में होता है, जब वो दुखी होता है तो क्या भूल जाता है? पहला लिखा है बुद्धि और विवेक। जब व्यक्ति दुखी होता है, शोक में होता है, बहुत दुखी है, रो रहा है, करुणा है, विलाप कर रहा है, तो वो क्या भूल जाता है? बुद्धि और विवेक, दूसरा दुख और मेहनत, तीसरा खुशी और काम, चौथा इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए, जब श्री राम का उदाहरण देते हुए उन्होंने रामचरितमानस से एक चौपाई ली थी और स्पष्ट रूप से आचार्य जी ने बताया है कि शोक के समय व्यक्ति बुद्धि और विवेक भूल जाता है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? पहला दिया है 4 अक्टूबर 1983, दूसरा दिया है 4 अक्टूबर 1984 और चौथा दिया है 4 अक्टूबर 1985। तो यहां पर देखना यह है कि जो सही जवाब है वो है 4 अक्टूबर 1884, ठीक है, 4 अक्टूबर 1884। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 4 अक्टूबर सन 1884 में।
1984 नहीं है बेटा, 1884। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहां हुआ? पहला दिया है बस्ती उत्तर प्रदेश, दूसरा वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा इटारसी मध्य प्रदेश, या चौथा पटना बिहार। तो बस्ती उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, क्योंकि हुआ तो उनका उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन अब पटना बिहार दोनों तो नहीं है। ए और बी मतलब का और खा में से क्या उत्तर सही है? बस्ती उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश? शुक्ल जी का जन्म हुआ बस्ती उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। कविता की परख सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? कब पब्लिश हुई कविता की परख? 1938, 1940, 1939 या 1941? कविता की परख सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? 1938, 1940, 1939 या 1941? 1938 में प्रकाशित हुई। किसी कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला है मस्तिष्क पर प्रभाव डालना, दूसरा है मनोरंजन करना, तीसरा है हृदय पर प्रभाव डालना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम देखेंगे दो जो नहीं है उनको हम कर देंगे क्रॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नहीं है वो है मनोरंजन और इनमें से कोई नहीं। अब बात आती है कविता का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क पर प्रभाव डालना होता है या हृदय पर प्रभाव डालना होता है? तो मस्तिष्क की शक्ति प्लस कल्पना के आधार पर तो कविता की रचना की जाती है और प्रभाव डालना होता है हृदय पर, इसलिए सही जवाब होगा तीसरा। बहुत सही। जिन्होंने तीसरा उत्तर दिया है उन्होंने बिल्कुल सही दिया है। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। इसी तरह से आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की सभी स्टेट्स बोर्ड्स की मैं बात कर रही हूं, ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। तो आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।